हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? आशा करता हूं आप सभी मजे में होंगे। और आज है संडे। संडे का मतलब है सैर सपाटा, घूमना फिरना, खाना पीना। लेकिन इन सब के बीच में मैं आपका ध्यान कुछ ऐसे टॉपिक्स, कुछ ऐसे मुद्दों पर खींचना चाहूंगा जो आपके लिए बहुत जरूरी हैं, आपके परिवार के लिए बहुत जरूरी है। इसलिए वीडियो में पूरा बना रहिए, वीडियो को पूरे अंत तक देखिए। जी तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं बजट की, जो इस समय सबसे ज्यादा गरमाया हुआ मुद्दा है। इस पर बहुत हो हल्ला हो रहा है, लोग दुनिया भर की बातें कर रहे हैं, टीवी चैनल पे डिबेट चल रही है, ये टैक्स वो टैक्स फलाना ढिमकाना। लेकिन अगर शॉर्ट में बताया जाए तो सबसे ज्यादा इसका नुकसान केवल और केवल मिडिल क्लास के लिए हुआ है। मैं कुछ न्यूज चैनल की कुछ ऐसी क्लिप्स लगाना चाहूंगा, कुछ इंटरव्यूज हैं, जिससे आपको समझ में आ जाएगा कि हमें किस तरह से एक तरीके से मिडिल क्लास होने की सजा दी जा रही है कि हर मिडिल क्लास घर में। और ये अगर मैं आपको दिखाऊं तो इसमें आई डोंट नो आपने देखा कि नहीं, सोशल मीडिया में वो कह रहा है ये तनख्वाह आती है, तनख्वाह में से आप पहले तो 30% डायरेक्ट टैक्स दे देते हैं और बाकी का आप क्या करेंगे, आप जो खर्च करते हैं उसमें आप अगर ऑर्डिनरी चीजों पे खर्च करते हैं तो आपको 12% का जीएसटी लगता है, थोड़ी सी महंगी चीजों पर करते हैं तो 18%, और लग्जरी गुड्स थोड़े बहुत खरीदने का अगर आपका शौक है तो वो 28%। तो ये सैलरी यहाँ चली जाती है। और यहाँ पर आप जो इन्वेस्ट करते हैं तो अगर आपके लॉसेस होते हैं तो सरकार आपको कुछ नहीं कहती, लेकिन अगर आपको फायदा होता है तो आप 20% टैक्स दे दीजिए यहाँ पर, या 12.5% जो आपने लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स लगा दिया है। तो सैलरी वाला, खास करके प्राइवेट सेक्टर में जो सैलरी इंसान होता है, उसके पास कोई सोशल सिक्योरिटी नहीं, उसके पास कोई पेंशन नहीं है, वो सरकारी नौकर नहीं है। उनका कौन सा बेनिफिट है जिस पर टैक्स नहीं लगता? ये सवाल जनता पूछ रही है, मिडिल क्लास के लोग पूछ रहे हैं। एक और है, ये भी सुनिए। Is your take on the budget? Of course, I did read out a certain excerpt of what you said yesterday, but tell us a bit more about what you felt about the budget 2024 and the highlights and what stood out for you and what didn't. Yeah, so see, this budget 2024 was the first budget of the new government, right? So it's the first out of the 5 years. And what your expectation is that you will take some strong decisions in the first one, because that gives you the political leeway in some sense, that you have 4 other years to sort of correct any backlash. In that context, everyone's expectation was that this budget should be fundamentally different. There should be something really drastic in it, and we definitely need something drastic, because this 6 to 7% growth rate is a given, right? Even if, and I keep telling people, if the budget was not announced this year, India would still grow at 7%. You cannot stop it. So the budget has to amplify things. It has to take things from the 7% to a 12%, 15% growth rate. And that's where I felt it lacked any spine or any juice at all. बेसिकली ये कहना चाह रहे हैं कि इस बजट में कुछ ऐसा स्पेशल नहीं है। अगर ये बजट नहीं भी लाते तो जो हमारी इकोनॉमी 7% से ग्रो कर रही है वो कंटिन्यू करती। लेकिन हम सरकार से एक्सपेक्ट कर रहे थे कि इसमें इस इकोनॉमी को थोड़ा और बूस्ट करने के लिए वो कुछ नई स्कीम्स, कुछ नए प्रोग्राम्स लेके आते, बट ऐसा इसमें कुछ भी नहीं है। ये तो बात थी सरकार की और बजट की। अब एक और खबर आ रही है जो पिछले 2 या 3 हफ्तों में आई है। पहले कर्नाटक सरकार ने ये अनाउंस किया था कि वो अपने स्टेट में अपने स्टेट के लोगों को, यानी कि कन्नड़ लोगों को रिजर्वेशन देगी, जो कि काफी हाई होगा। लेकिन उसको अभी होल्ड पर डाल दिया गया है। फिलहाल उसका कोई भी नई खबर नहीं आ रही है कि इंप्लीमेंट होगा, कितने टाइम इंप्लीमेंट होगा, या ये कैंसिल कर दिया जाएगा। ये कोटा रिजर्वेशन वाला बवाल खत्म हुआ ही नहीं था कि एक और खबर आई पिछले हफ्ते कि वो जो वर्किंग आवर्स हैं कॉर्पोरेट में, मतलब जो आईटी सर्विसेज और आईटी इंडस्ट्री के एम्प्लॉइज हैं, उनको एक दिन में 14 घंटे का वर्क सपोर्ट देना होगा। इन शॉर्ट और आसान भाषा में उनको 14 घंटे एक दिन में काम करना होगा, यानी कि हफ्ते में हो गए 70 घंटे। चलिए, ये तो बात हुई कि डायरेक्टली आप पर कैसे मार पड़ रही है। अब इनडायरेक्टली आपको कैसे मारा जा रहा है। कोचिंग इंस्टीट्यूट, आपके बच्चे जहां पढ़ने जाते हैं, कोचिंग इंस्टीट्यूट हुए, कॉलेजेस हो गए, प्राइवेट कॉलेजेस या अदर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हो गए, वहां पर कैसे मोटी फीस ली जा रही है और बच्चों को कैसे भेड़ बकरियों की तरह भरा जा रहा है, ये वीडियो देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। देना होता है इंस्टीट्यूट को, वो एक हमको एप्लीकेशन फॉर्म देते हैं। उस एप्लीकेशन फॉर्म में वो लोग लंबा लंबा टर्म्स एंड कंडीशंस लिख कर देते हैं, जिसमें वो ये लिखते हैं कि अगर आप हमारी सर्विस से खुश नहीं है तो आपको रिफंड नहीं मिलेगा। द इंस्टीट्यूट इज नॉट लायबल टू पे यू बैक योर रिफंड। लेकिन उस एप्लीकेशन फॉर्म में किसी भी इंस्टीट्यूट ने ये चीज मेंशन नहीं की है कि अगर ड्यू टू आवर नेग्लिजेंस,
any death happens in the premises, we would be responsible for it. We would be bearing liability for it. None of the institutes have come forward and commented on it. तो आप बताइए, इसमें अगर हम लोग किसी को दोषी ठहराना चाहे तो कोचिंग इंस्टीट्यूट अपने हाथ कैसे झाड़ सकता है? कोचिंग इंस्टीट्यूट का इसमें पूरा का पूरा उतना ही हाथ है जितना एमसीडी। सारे बेसमेंट जितने जगह इंस्टीट्यूट्स है वहां पर फायर की एनओसी की स्थिति क्या है? दूसरी बात, एग्जिट और एंट्री पॉइंट एक है। आप बड़े बड़े इंस्टीट्यूट छोड़िए, यहाँ पर हजारों की मात्रा में बेसमेंट में लाइब्रेरी चलाई जाती है, हजारों की मात्रा में। मैं सिर्फ और सिर्फ आपको इस 2 किलोमीटर की रेडियस की बात बता रही हूँ। यहाँ पे मोर देन 1000 लाइब्रेरीज है, हर लाइब्रेरी बेसमेंट में है और बेसमेंट का एक ही एग्जिट और एक ही एंट्री पॉइंट है। यहाँ पे जितने भी इंस्टीट्यूट है सबका आप देखेंगे बेसमेंट का कोई यहाँ पे लाइसेंसिंग या कोई प्रॉपर प्रोटोकॉल फ्रेमवर्क आप सिस्टम लगा हुआ है। हाँ, बायोमेट्रिक सिस्टम में अगर आप देखेंगे तो ये तो एक टेक्नोलॉजिकल फेलियर है। ह्यूमंस नीड टू अंडरस्टैंड, हम कितना भी टेक्नोलॉजी पे रिलाई करें, अगर ऐसे नेचुरल कैलामिटीज होगी तो इलेक्ट्रिसिटी तो जाएगी। तो आप बच्चे को बेसमेंट में कैसे लॉक कर सकते हैं जस्ट बिकॉज यू आर स्कैर्ड कि कोई और बाहर से आके बच्चा आपका सर्विस अवेल ना कर सके। तो ये थी मेरी अंडरस्टैंडिंग करंट सिचुएशन इन कंट्री, हाउ मिडिल क्लास इज बीइंग ट्रीटेड एंड अदर क्लासेस आर बीइंग गिवन बेनिफिट्स। आपको क्या लगता है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में लिखिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए।